हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप लोग। पेपर कैसा गया एसएसटी का? बहुत ही शानदार ना, कितना इजी पेपर आया था यार। सच में है ना, मॉडरेट पेपर था कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के, जो हमेशा कुछ ना कुछ डालते हैं ये सीबीएसई वाले। ठीक है ना, तो आज हम यहाँ पर बिना देरी किए सॉल्व करने वाले हैं सोशल साइंस के पेपर को। ओके, यहाँ पर मैंने सेट 1 लिया है। ओके बच्चा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला देखो, पता है आपका सेक्शन ए था जहां पर एमसीक्यूज हैं, वो देखो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेक्शन ए के अंदर। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ एलिग्री ऑफ द जर्मेनिया विद इट्स सिग्निफिकेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर मैच करना है कि पर्टिकुलर कौन से सिंबल्स किस फीलिंग्स को या एलिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो है ब्रोकन चेन की अगर बात करें तो ब्रोकन चेन का मतलब क्या था? बीइंग फ्री। ओके, सेकंड की बात करें ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, तो मतलब ये चीज किसको शो कर रही है? आपके स्ट्रेंथ को। ओके, सी की बात करें क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये चीज शो करता है आपके हीरोइज्म को। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। और जो सोर्ड है, तलवार, उसकी वो क्या है? सेकंड वाला, रेडीनेस टू फाइट। ओके, तो देखो को ध्यान रखना है कि यहां पर जो फर्स्ट वाला है वो फोर्थ से हो रहा है। तो देखो यहां पर दिख रहा है इजीली, जो ऑप्शन बी है इसके अंदर साफ दिखा हुआ है कि आपका जो ए है फोर्थ ए की के अंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, करेक्ट गया ना सभी का? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चन देखो सेकंड, क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वाज कॉमन बिटवीन द राइटिंग ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड ईवी रामास्वामी नायकर? ये आपके साउथ इंडियंस थे, पेरियार के नाम से फेमस थे। तो इन दोनों ने किसके बारे में लिखा है, इनके राइटिंग्स में, इनके जिन्होंने जो भी चीजें लिखी? तो देखो ऑप्शन फर्स्ट, रॉट डाउन ऑन दी कास्ट सिस्टम इन इंडिया, कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा है। सेकंड चीज है हाईलाइटेड द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, रेज अवेयरनेस अबाउट द कल्चरल हेरिटेज, या फिर मोटिवेटेड इंडियंस फॉर देयर नेशनल फ्रीडम। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली बात है कास्ट सिस्टम। ठीक है ना, एसटी एससी जो दलित थे उन लोगों के लिए काफी कुछ काम किया है इन लोगों ने यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? सेकंड का होगा यहाँ पर ए। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग सेटअप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया? यहां पर देखो बेटा, ये आयरन स्टील प्लांट्स की बात कर रहा हूं। ऑप्शन में जीआई टाटा, सेकंड में पुरुषोत्तम दास, सी ऑप्शन में आरजी सरैया, और डी है ठाकुर दास। तो आपको राइट आंसर पता है, टाटा का नाम पता है आपको। यहां पर थोड़ा सा सीबीएसई ने मिस्टेक कर दिया है, यहां जमशेदजी टाटा आना चाहिए था। ठीक है, पर यहां पर इन्होंने जो है गलती से जीआई टाटा यहां पर प्रिंट हुआ है। तो आप ध्यान रखें, आंसर में आपके यही ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वाला। क्लियर बेटा, 1907 के अंदर आपके फर्स्ट आयरन जो स्टील प्लांट्स था वो सेटअप किया गया था आपके। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ बेटा, क्वेश्चन 4 देखो, यहां पर आपको इनको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है कि सबसे पहला कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा। देखो यहां बात कर रहा है, पहले ऑप्शन को देखते हैं हम। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को स्टैब्लिश किया गया, उसकी बात कर रहा है। द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द एक्सिस एंड एलाइड पावर्स, द कार मैन्युफैक्चरिंग हेनरी फोर्ड के बारे में बात कर रहा है। और आपके द वेस्टर्न इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइज द ग्रुप 77 की बात कर रहा है। तो आपको इनके एज पता होना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं ग्रुप 77 की, ये बनाया गया था 1964 के अंदर। ठीक है ना, अगर हम बात करें आपके कार मैन्युफैक्चरिंग, ये 1913 के अंदर हुआ था। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड को पता है आपको 1913 के अंदर हुआ था। ओके, और फर्स्ट की बात करें तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब की गई स्टैब्लिश बेटा? 1944। अब आपको ध्यान रखना है कि इनमें से जो सबसे पुराना है वो कौन सा है बच्चा? थर्ड वाला। तो थर्ड वाला ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको? ये वाला। ठीक है, तो आपके पहली बार यहां पर थर्ड वाला ऑप्शन कार मैन्युफैक्चरिंग आएगा, हेनरी फोर्ड का। सेकंड वाला आपके वर्ल्ड वॉर है, उसके बाद में आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, देन फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा। करेक्ट, आई होप ये सभी का सही गया होगा। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन ये। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, इसका आंसर बेटा ए, फोर्थ का। आगे चलते हैं हम लोग यहां पर फिफ्थ के आंसर की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहां पर क्रॉप्स को फाइंड आउट करना है, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। देखो पहली कंडीशन क्या है? सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप्स। तो इसका आंसर यही मिल जाता है। अगर पता है आपको कि सेकंड मोस्ट सीरियल क्रॉप्स जो है, खाने वाला जो क्रॉप्स है, अनाज कौन सा है जो इंडिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो क्या है यहां पर आंसर? क्या होना चाहिए? वीट। फर्स्ट कौन सा था सीरियल क्रॉप्स की अगर बात करूं तो मैं, वो था आपके राइस था फर्स्ट पे। ओके, पर यहां पर सेकंड पूछा है, तो ये आपके सेकंड का जो है बेटा आंसर क्या होगा? वीट। तो फिफ्थ का आंसर वीट है। करेक्ट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि राबी है और ये सब चीजें, आपको यहीं पर आंसर मिल गया है इसका। क्लियर, चलो आगे चलते हैं हम लोग यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड? यहां पर ये पूछ रहा है कि तुंगभद्रा जो डैम है ना, ये कौन से स्टेट में? ठीक है ना, तो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। राइट आंसर क्या होगा बच्चा इसका? कर्नाटका इसका राइट आंसर होने वाला है। करेक्ट, चलो आई होप अभी तक आप सब कुछ अच्छे जा रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस राइट जा रहे होंगे। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? अब आपको इनमें से
एक पेयर को करेक्ट बताना है कि बाकी सारे गलत है, एक ही सही है इसमें से, तो कौन सा होना चाहिए? देखो एल्यूवियल सोइल की बात कर रहा है ये, कहां मिलती है? गंगेटिक प्लेन्स में। ब्लैक सोइल हिमालयन रीजन में, एरिड वेस्टर्न में, एंड लेटराइट सोइल आपके कहां मिल रही है बच्चा? डेजर्ट एरिया में। तो ऐसा है, तो आपके राइट आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा इसका ए। एल्यूवियल जो मिट्टी है वो गंगेटिक प्लेन में बहुत ज्यादा मिलती है, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र के थ्रू जो लाई हुई जो मिट्टी के थ्रू जो जो प्लेन्स है ना वो बना है, तो वहां पर जो मिट्टी है वो कौन सी है? एल्यूवियल है। ओके, ब्लैक सोइल नहीं मिलती, जो ब्लैक सोइल वो कहां मिलती है? आपके डेक्कन प्लेटू में मिलती है। एरिड सोइल आपके डेजर्ट में मिलती है, और लेटराइट सोइल आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट से मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। 8. Which one of the following countries has the highest life expectancy at the birth? अब ये पूछ रहा है कि यहां पर दिए गए है ना जो गिवन ऑप्शन है इनमें से सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि आदमी कितना एवरेज जिएगा यहां पर, तो पता होना चाहिए आपको सबसे हाईएस्ट जो है इन ऑप्शंस में आपके इंडिया का है फर्स्ट यहां पर, ठीक है ना। अगर हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, अगर यहां पर ना ध्यान रखना आप लोग, अगर यहां पर श्रीलंका होता ना तो आंसर वो होता। ओके, पर यहां इन्होंने जो है श्रीलंका नहीं दिया, तो आंसर सेकंड आपका जो है ये सी वाला ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है बाकी सारे कंट्रीज, ठीक है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये सब बाकी कंट्री है। आप लोग कंफ्यूज होते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर नेपाल सोचते हो आंसर होगा, नहीं, आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो इंडिया है, जहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज कितना है? 68 है बेटा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। देखो 9 देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज प्रोवाइडिंग डेटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? अब देखो बेटा यहाँ पर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का डेटा शो करता है, कितने बेरोजगार हैं, कितना जॉब रिक्वायरमेंट है। तो देखो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नीति आयोग, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स और पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखो आंसर क्या होना चाहिए? आपने पढ़ा इसके बारे में, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस, आपके ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इसके बारे में, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको, ये इस बार यहां पर एनएसएसओ नहीं दिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दे दिया। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा? इसका ए होगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे नीति आयोग यहां पर कंफ्यूज हो रहे थे लेके, नीति आयोग का आंसर नहीं होगा आपके, इसका राइट आंसर बेटा आपके ए है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर बेनिफिट्स ऑफ एमएनसी व्हेन इट वर्क ऑन जॉइंट प्रोडक्शन विद लोकल कंपनीज? अभी बात कर रहे हैं कि जब एमएनसी जो है किसी भी लोकल कंपनी के साथ में ज्वाइंट वेंचर करती है ना, मतलब वो ज्वाइंट हो जाती है, तो फायदा क्या होता है यहाँ पर? तो देखो ऑप्शन देखो, एमएनसी शेयर इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द लोकल कंपनी, ऑब्वियसली बातें करती है ना। एमएनसी डिसाइड ऑल पैरामीटर्स एंड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, हाँ ये भी होता है। एमएनसी शेयर इट्स इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी विद द लोकल कंपनी, ये नहीं है। एमएनसी बिल्ड गुड एंड फैमिलियर रिलेशंस विद द लोकल कंपनी। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो क्या है कि एमएनसी अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस लोकल कंपनी के साथ में शेयर करता है, पता है ना आपको, ये ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर। ओके, सो राइट आंसर होगा इसका ए, कंफ्यूज नहीं होने का यहाँ पर बी के साथ में, इसका राइट आंसर आपकी जो बुक में दिया है वो आपको ये ध्यान रखें। क्लियर? चलो क्वेश्चन 11 देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? यहां पर मैच करना एक पेयर जो सही है, बाकी सारे गलत है। प्राइमरी फिशरमैन, सेकेंडरी के अंदर प्रिस्ट है, पुजारी जो पंडित होता है। टर्शियरी सेक्टर की बात करें, बास्केट वेयर जो बास्केट बनाते हैं, ठीक है, और आपके जो है कॉटनरी सेक्टर के अंदर गार्डनर्स। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा यहाँ पर? ए, प्राइमरी सेक्टर जो डायरेक्ट नेचर से कनेक्ट होते हैं, तो फिशरमैन ही है यहाँ पर, बाकी सब कुछ गलत है। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखें आप लोग, 11 का आंसर ए होगा। प्राइमरी फिशर, मछली पकड़ना आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, क्योंकि आप डायरेक्ट नेचर से कनेक्टेड हो वहां पर। क्लियर? 12 देखते हैं हम लोग। एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन द लोकेलिटी, इफ द मंथली इनकम ऑफ ईच फैमिली, यहां पर गिवन है ये 4 फैमिली जिनकी इनकम दे रखी है। अब आपको ये एवरेज पूछ रहा है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इन जो है इन इनकम को ऐड करना है, प्लस आपको जो है इनमें डिवाइड कर देना है, आपको इस 4 से डिवाइड कर देना है आपको। क्लियर? आपका जो इनकम आएगा एवरेज इनकम, मतलब ये पर कैपिटा इनकम बोलता है, ठीक है ना बेटा। एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं हम लोग। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। ओके, इन तीनों इनकम को हम लोग ऐड कर देंगे बेटा, ठीक है ना, और इसको 4 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा आपके ए। ओके, तो यहां पर जो आंसर आने वाला है 12 का वो क्या होने वाला है बच्चा? वो आपके आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा 13 का आंसर देख ले हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? कांता वर्क्स इन ऑफिस, शी गेट्स हर सैलरी regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets other benefits that done by the government. अब ये सेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं कि ये यहां पर ऑफिस में काम कर रही है, रेगुलर सैलरी आ रही है, ओके, आ रही है सैलरी, और यहां पर उसको अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये सेक्टर कौन सा आ गया? ऐसा ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज है, प्राइमरी है, या क्वाटरनरी सेक्टर है? तो ऑब्वियसली बात है जहां पर गवर्नमेंट रूल्स फॉलो होते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर होगा या उसी से कुछ एफिलेटेड
वो सेक्टर होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चा यहाँ पर? ए इसका राइट आंसर होगा 13 का। ओके क्लियर। चलो आगे हम बात करते हैं 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात कर रहा है, कौन सा है इनमें से? आप जानते हो फॉर्मल सेक्टर्स जो होता है क्या होता है, जिसका आरबीआई कंट्रोल करता है, मतलब गवर्नमेंट से रिगार्डिंग होते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा? देखो, रिलेटिव्स नहीं होगा, ट्रेडर्स नहीं होगा, मनी लेंडर्स नहीं होगा, कॉपरेटिव्स का राइट आंसर होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्लियर। तो इसका आंसर होगा कॉपरेटिव सोसाइटीज। क्लियर। चलो आगे हम बात करते हैं 15 का आंसर देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर ये पावर शेयरिंग से रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस दे रखे। क्या है? देखो, इट डीपन्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाती है, ठीक है ना, उसमें डिस्कस होता है, डिबेट होता है ना। इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग सोशल ग्रुप्स। यहां पर ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको रिड्यूस करता है। करेक्ट है। इट इज अ वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग करने से पॉलिटिकल स्टेबल होता है, ऑब्वियसली बात है, सही है। और इट ब्रिंग्स सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल, नहीं लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट सही लग रहे हैं इसके। तो कहां पर है ये? ए के अंदर है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा 15 का? ए होगा। ओके चलो आगे हम बात करते हैं 16। तो स्टेटमेंट्स गिवन है आपके एडजस्टेड रीजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा देख के दिमाग खराब नहीं करना है कि अरे सर ये कितना टफ लगते हैं हमेशा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। एडजस्टेड की बात करते हैं। इलेक्शंस आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। इसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, बच्चों को एकदम सही लग रहा हो कि यार इलेक्शन आदि स्पिरिट ऑफ, सुना है कहीं ना कहीं, स्पिरिट है ना, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड क्या बोला? इलेक्शन स्पेंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल जो है पार्टिसिपेशन बढ़ता है लोगों का पॉलिटिक्स में। ऑब्वियसली बात ये सही है, पर देखो बेटा ध्यान रखना, जो फर्स्ट सेशन इलेक्शंस आदि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होता है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है आपका? पावर शेयरिंग है। ध्यान रखें आप लोग, ये है इसका, इस इलेक्शंस नहीं है। तो यहां पर आपके ए गलत है और आर सही है। तो कहां मिल रहा है ये? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। इसका राइट आंसर होना चाहिए 16 का डी। करेक्ट। आप देख सकते हैं स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग होता है, इलेक्शंस नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे हम सोचते हैं तो सही लगता है हमें, बट थोड़ा ध्यान रखें, आप कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पर। क्लियर। तो ये 16 का आंसर था। 17 की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैच करना है आपको, कौन सी लिस्ट में कौन सा यहाँ पर आंसर आने वाला। देखो बेटा यहाँ पर ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? देखो यहाँ पर डिफेंस, यहाँ पर ये इन्होंने सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उनकी लिस्ट दे रखी है, कौन सा किसके अंदर आना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात जो आपको इजी लगता है उसको मैच करो पहले। कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो किसके अंदर आने वाला है? रेसिड्यूरी के अंदर आएगा ना। अब देख लो यहाँ पर किस में मैच हो रहा है, इजीली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका रेसिड्यूरी लिस्ट में आता है, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट थे। तो राइट आंसर मिल जाएगा आपको इजीली। यहाँ पर देखो आंसर क्या कहां मिल रहा है? फोर्थ वाले का, फोर्थ के अंदर ये रहा, एक अकेला ऑप्शन है बस, ठीक है। तो इसका इजीली सी आंसर दिख गया आपको कि यहाँ पर ये है। ओके तो ये ध्यान रखें आप लोग यहाँ पर, ये आपका जो डिफेंस है वो आपके इसके अंदर आएगा, यूनियन लिस्ट के अंदर। क्लियर। और आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन की बात करें तो आपके किस में आएगा? स्टेट लिस्ट में। बचा जो रिमेनिंग है मैरिज, वो किस में आ रहा है? कॉन्करेंट में। ये इसके राइट आंसर्स होंगे, राइट ऑप्शंस होंगे बेटा। करेक्ट। तो इसका 17 का आंसर क्या है? डी होना है, डी होगा करेक्ट। ओके चलो आगे हम बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। अभी बात कर रहा है कि जो बहुत ज्यादा फेमस है गवर्नमेंट का फॉर्म, वो कौन सा है? कौन सा होना चाहिए? डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स, जिसमें लाइक हिटलर की तरह होना चाहिए? नहीं। या फिर आपके जो किम जोंग उसकी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होना चाहिए, जैसे अभी यूके के अंदर है? इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए, पाकिस्तान में कई बार हो जाता है अक्सर ऐसा। या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इंडिया में, ऑब्वियसली बात है इंडिया वाली गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो राइट आंसर राइटिंग क्या होगा? डी होगा। करेक्ट। ओके आगे चलते हैं हम लोग 19। टू स्टेटमेंट्स गिवन है, वापस है एज रीजन वाला क्वेश्चन है। देखते हैं एजुकेशन क्या दे रखा है। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड एजिटेट फॉर इक्वल राइट्स। जो वर्ल्ड के डिफरेंट जो पार्ट्स में जो वुमेन हैं वो क्या कर रही है बेटा? एजिटेट, अपोज कर रही है, डिमांडिंग कर रही है इक्वल राइट्स के लिए, स्ट्रगल कर रही है। रीजन क्या है? वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट, और उनका मूवमेंट का एम क्या है? इक्वालिटी चाहिए उनको पर्सनल और फैमिली लाइफ के अंदर, है ना। मतलब मेंस के इक्वल उनको राइट्स और सब कुछ चाहिए। तो इसका राइट आंसर, अब देखो क्या बोल रहा है, सम दोनों सही है, ओबीसी बात, दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखो आपके बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा ए। ओके तो 19 का आंसर यहां पर ए होगा। थोड़ा सोच के देखना, बच्चे को कंफ्यूज होते हैं। क्लियर। 19 का आंसर होगा आपके ए। चलो आगे चलते हैं हम 20, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डू नॉट डील विद द फैमिली लॉ। अब ये बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा लॉ है जो फैमिली लॉज के अंदर नहीं आता, ठीक है ना। मतलब जो आपके फैमिली से रिगार्डिंग जो रूल्स होते हैं, तो मैरिज, एडॉप्शन, है ना, गोद लेना किसी बच्चों को, इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसके बारे में, फाइनेंस, फाइनेंस डिसीजन नहीं होता। ये इसका राइट आंसर है 20 का, फाइनेंस। ये तो गवर्नमेंट डिसीजन करती है, मतलब पैसे से रिगार्डिंग, उसमें उसका फैमिली लॉ के अंदर कहां से काम आया। सो राइट आंसर क्या होगा बच्चा? डी। क्लियर। ये आपके हो गया सेक्शन ए।
चलो आगे हम बात करते हैं यहां पर सेक्शन बी को लेकर, ठीक है ना। सेक्शन बी को हम बात करते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहां पर ये। एक्सप्लेन रोमांटिज्म एज ए कल्चर मूवमेंट। अब ये रोमांटिज्म के बारे में पूछ रहा है, पढ़ा है आपने, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। यूरोप के अंदर आया है कि रोमांटिज्म मूवमेंट एक कल्चरल मूवमेंट है जिसमें आप किसको इग्नोर करते हो, साइंस को इग्नोर करते हो ना, और फीलिंग्स पे ज्यादा प्रेशराइज दिया जाता है, ये उसके बारे में है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो जोहान गोटफ्राइड हर्डर का, कैरोल कंस्पिकी का, याद है ना, ये दोनों आएंगे यहाँ पर। तो ये आपके जो है बस आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, सॉरी आपके जो है यहाँ पर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, करेक्ट। चलो ये आपके ए है, आप इस पर लिख दें, यहाँ पर लिखा होगा, पता होगा आपको इस बारे में। ओके 21 का बी देखते हैं। फ्रेडरिक सोरी के बारे में पूछ रहा है, चैप्टर की स्टार्टिंग है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यूरोप से ही दिया है। तो आपके इन्होंने जो है आपके फ्रेडरिक सोरी का ड्रीम क्या था, याद है आपको? आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज, आपको इसमें पेंटिंग को डिस्क्राइब नहीं करना था बी वाले सेक्शन में, ध्यान रखें बच्चा। आप यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर पेंटिंग को डिस्क्राइब नहीं करना था। ओके 1 सेकेंड, हाँ देखो, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पर, आपको इस वाले 21 के बी के अंदर पेंटिंग को एक्सप्लेन नहीं करना, आपको यहाँ बताना था उटोपियन। सुना आपने उटोपियन के बारे में? ये उटोपियन के बारे में पूछ रहा है बच्चा, क्योंकि देखो ना, फ्रेडरिक सोरियस ड्रीम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक इन द फ्रांस ड्यूरिंग 1848। तो उटोपियन विजन को बात कर रहा है कि ऐसा एक टू मच आइडियल सोसाइटी जो आपके रियली में एग्जिस्ट होना पॉसिबल ही नहीं, और वो भी कब बात कर रहा है, 1848 में बात कर रहा है। तो ये इस तरह की चीज थी यहाँ पर, थोड़ा सा इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर लिखा होगा आपने, आई होप। चलो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22 बात कर रहे हैं यहाँ पर ये 2 फीचर्स ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो बहुत बड़े लार्ज एरिया में की जाती है बच्चा, की जाती है ना बच्चा, यहाँ बहुत सारे लार्ज एरिया में, ठीक है ना। यहाँ पर वर्कर्स आपको चाहिए बहुत सारे, ठीक है ना। लार्ज कैपिटल चाहिए आपको, चाहिए ना लार्ज कैपिटल्स, यहाँ पर लार्ज कैपिटल होना चाहिए, और आपके पास में इक्विपमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, मॉडर्न, बहुत सारे मशीन्स आप यूज करने वाले। तो कोई से भी 2 फीचर्स आप लिख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल करके। ओके चलो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 23 की बात करते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 प्रोविजंस दैट मेक इंडिया सेक्युलर। अब इंडिया को सेक्युलर कौन से कंट्री में, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, ऐसा कंट्री जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, ठीक है ना। ऑफिशियल रिलीजन उसका है ही नहीं। तो एक तो ये चीज हो गई, यहाँ पर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और जितने भी रिलीजन है यहाँ पर उनको हम कैसा ट्रीट करेंगे बच्चा, इक्वल ट्रीट करेंगे। ओके तो ये इसका राइट आंसर होगा, बस ये चीज लिखनी है आपको यहाँ पर। क्लियर, दो प्रोविजन लिखने हैं बस यहाँ आपको, और यहाँ पर किसी भी पर्सन को जो अपने रिलीजन को प्रोफेस प्रैक्टिस, ठीक है ना, करने की फ्रीडम है कंप्लीटली। क्लियर, ये इसका आंसर होना चाहिए। इससे रिगार्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं बस, ठीक है। 24 की बात करते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया कि आप किसी गांव के हेड हो, सजेस्ट एनी 2 एक्टिविटीज दैट यू थिंक है ना शुड बी टेकन अप टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द विलेजर्स। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि अगर आप किसी गांव के मुखिया हो, सरपंच हो या हेड हो, तो आप उस गांव की इनकम बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हो, आप वहां की इनकम बढ़ाने के लिए क्या करोगे। एक तो मेन आप यहाँ पर जो है एक चीज ध्यान रखना, क्या करोगे, क्या वहां पर आप मेन वहां की जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करोगे। छोटी छोटी फैक्ट्रीज होनी चाहिए, कुछ भी आप घर पे लोग अपनी कुछ चीजें बनाए, बास्केट बनाए या कुछ भी चीजें जो होती है वो बनाए, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप करोगे आप, और आप इरिगेशन सिस्टम को काफी अच्छा इंप्रूव करोगे, है ना बच्चा। उनकी इनकम बढ़ेगी क्योंकि फसलों को पानी मिलेगा तो अच्छा इनकम आएगा, वो अच्छी होगी, और साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन को भी काफी अच्छा करोगे आप। तो चीजें बहुत सारी है, ठीक है ना। आपने जो भी लिखा होगा कि आप गांव के मुखिया हो तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर स्कूल्स को अपडेट कराना है, उनको काफी सारे उनको जो उनका लेवल एजुकेशन का उसको इंप्रूव करना है। आपने जो भी लिखा होगा इसमें सही माना जाएगा, और थोड़ा सा रिगार्डिंग लिखना है कि यार डेवलपमेंट में क्या क्या होना चाहिए। इरिगेशन मेन है गाँव के लिए, वहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, आप फसल बेचने के जाएंगे तो आपका जो कनेक्टिविटी वो होना चाहिए, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी होना चाहिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए। क्लियर, चलो आगे हम बात करते हैं 25 को लेकर ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके बच्चा, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब ये प्रिंट कल्चर को लेकर बात कर रहे हैं, इंडिया में रिलीजियस रिफॉर्म्स कैसे कैसे हुए। तो इंडिया में रिलीजियस रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो बच्चा देखो ध्यान रखना, स्टार्टिंग होगी आपके राजा राम मोहन राय से, ठीक है ना। तो राजा राम आपके जो मोहन राय है उनसे स्टार्ट होगी। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, संवाद कौमुदी के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। आपको उन्होंने यहाँ पर ये किया, बहुत सारे पर्शियन न्यूज़पेपर्स थे आपके, ठीक है, तो उनके बारे में लिखना पड़ेगा आपके। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने यहाँ पर जो था, है ना, आपके जो एक न्यूज़पेपर रिलीज किया था उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपके जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो सोसाइटी है, उन्होंने समाचार चंद्रिका को रिलीज किया। इस तरह के फीचर्स यहाँ पर आने हैं, ठीक है ना। ओके, तो उलेमास ने आपके जो चीप लिथोग्राफी जो थी उसके थ्रू आप बहुत सारी चीजों को प्रिंट करना स्टार्ट किया। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर आने वाली है, बस वो इंडिया के रिलीजन से रिगार्डिंग होनी चाहिए।
ये ध्यान रखना है आप। था प्रिंट में बहुत सारा, पर इंडिया में रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या क्या हुए है ना। चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस जो है, राजा राम मोहन राय का जो समाज कौमुदी है ना, लोअर कास्ट को लेकर जो लिखा गया, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पर आएगी बच्चा। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं हम लोग। 26 लिखने को बहुत सारा है, पर आपको थोड़ा रिगार्डिंग लिखना है। ओके, थोड़ा कनेक्टेड होना चाहिए। हाउ हैज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। अब ये आईटी के बारे में बात कर रहा है कि आईटी का रोल कैसे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है। देखो बेटा, जो है आईटी के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो जिनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के ऊपर। अगर हम बात करें यहाँ पर फैक्स मशीन को लेकर बात करें, हम लोग टेलीफोन को लेकर बात करें, हम लोग मोबाइल को लेकर बात करें, ठीक है, हम लोग प्रिंटिंग को लेकर बात करें, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट को लेकर बात करें, तो सारा जो डिपेंडेंसी वो गैजेट्स वो किसके ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे। तो जितना ज्यादा ये ग्रो करेगी ना आईटी, उतना ज्यादा ये ग्रो करने वाला है, पता ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है रिलेट करते हुए। क्लियर? आपने लिख दिया होगा, इसमें बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर, आप जितना लिखना चाहो आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। बहुत अच्छा पेपर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा रट के गए होंगे ना उनको थोड़ा दिक्कत आया होगा, बाकी एकदम तो आपने काफी अगर ओपन माइंड से किया होगा तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, है ना। चलो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 27। देखो, क्वेश्चन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रेज मेनी फंडामेंटली न्यू इश्यूज अबाउट द नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये बात कर रहा है कि जो सस्टेनेबिलिटी आप जानते हो ना, पहले आपको डिफाइन कर देना है इसको कि सस्टेनेबिलिटी होती क्या है ना। क्या होता है डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग दी एनवायरमेंट। क्या आपको डेवलपमेंट करना है, बट कैसे होना चाहिए वो, एनवायरमेंट को बिना डैमेज किए होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या आ रहे हैं, फंडामेंटली नए इश्यूज क्रिएट हो गए यहाँ पर, क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। अगर हम बात करें, आपके फॉसिल फ्यूल जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है ना। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है ना। ये आपके पूछ रहा है यहाँ पर, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स। तो आपको फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल लिखना है, तो हमें नए नए जो है पावर एनर्जी के रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना पड़ रहा है। अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो पूरा खत्म हो चुका है, इसको बहुत ज्यादा स्कैसिटी चल रही है। तो ये चीजें आप यहाँ पर जो है लिखोगे, और लिखोगे कि अगर इनका सस्टेनेबल यूज करते हैं तो हम लोग इनका फ्यूचर में भी यूज कर पाएंगे। क्लियर बच्चा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 था। आगे हम बात करते हैं। देखो, एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन पूछा है कि पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है। एक तो सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल पार्टी जो है, देखो इसमें बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी, तो एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में पार्टिसिपेट, ठीक है। और अगर पार्टी जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जाती है, वो क्या करती है, रूलिंग देश पर रूल करती है। रूलिंग के साथ में क्या करती है, लॉ फ्रेम करती है, कानून बनाएंगी वो, ठीक है ना। और चीज, रोल ऑफ अपोजिशन, याद है आपको रोल ऑफ अपोजिशन। पार्टी जो हार जाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है आपके, करती है ना बेटा यहाँ पर। तो ये चीजें हैं, तो पॉलिसीज को फ्रेम करना, इलेक्शंस जो है उनमें पार्टिसिपेट करना, है ना, रोल ऑफ अपोजिशन है, ये सब चीजें यहाँ पर है। और गवर्नमेंट के जो जो पब्लिक है उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के आपको 3 फंक्शन लिखने हैं बस, करेक्ट। चलो आगे हम बात करते हैं बच्चा यहाँ पर, एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शन ऑफ रिवर्स, है ना, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फीचर्स पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, क्या करते हैं इंडिया में, ये करेंसी को जो है इशू करता है, करेंसी इशू करने का काम यही करता है। जितने भी आपके इंडिया में जो गवर्नमेंट बैंक से, जितने भी बैंक है, उनको सुपरविजन का काम भी यही करता है, ठीक है ना। उन्होंने मिनिमम सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो बैलेंस किया नहीं किया, है ना, ये चीज भी ध्यान रखता है कि आपको क्या करना है। 100 में से आपको जो है 85% जो है वो आप दे सकते हो, 15% में पास रखना पड़ेगा सीआर। तो मिनिमम कैश रिजर्व इन्होंने बैंक्स ने वो फॉलो करना चाहिए। तो ये सब चीजें आरबीआई आपके सुपरविजन करता है बच्चा। क्लियर? इसका बी वाला सेक्शन देखो आप, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक्स विद रिगार्ड टू मनी विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम दी पब्लिक। अब ये बैंक्स का रोल क्या है कि जो पब्लिक से जो है वो पैसे लेते हैं, उसका क्या करते क्या है। तो बेटा बैंक्स ध्यान रखना कि एज ए मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं आपके, याद है ना आपको। तो बैंक एज ए मीडिएटर हैं, वो जिनको नीड होता है उनको मनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है उनसे लेते हैं, और जिनको रिक्वायरमेंट है उनको उनको वो पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। ये चीजें आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। और बैंक का इनकम का सोर्स भी यही है, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है उनसे पैसा लेकर वो जिनको देते हैं ना, लोन देते हैं, तो उनसे वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो बैंक इस तरह से मीडिएटर का रोल प्ले करता है। क्लियर? ये चीजें यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। हाँ बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन जो आपके सेक्शन डी है, यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं। तो देखो पूछ रहा है ये पहला क्वेश्चन के अंदर 30 का जो ए है, फर्स्ट वॉर के इम्पैक्ट पूछ रहा है इंडिया की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। आपको याद रखना है कि फर्स्ट वॉर जो था बेटा, काफी ज्यादा हैवी लोन्स लिए गए, पूरा फाइनेंस था ये, काफी ज्यादा लोन्स लिए गए। यहाँ पर कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज किया गया, है ना, और इनकम टैक्स को जो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। यहाँ पर जो थी क्रॉप फेलियर की वजह से काफी ज्यादा 12 to 13 मिलियन लोगों की डेथ तक हो जाती है, ठीक है ना। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किए गए यहाँ पर, पता है आपको, जो विलेजर्स थे उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, वहां उनको लड़ाई करने के लिए भेजा गया। तो ये इस तरह के यहाँ पर पॉइंट्स आपको लिखने हैं।
ओके, आपके नेशनलिज्म जो इंडिया है उसी का फर्स्ट स्टार्टिंग में इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 30 के बी वाले पॉइंट की। तो एनालाइज द रोल ऑफ फोकलोर एंड सिंबल इन द रिवाइवल ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। यहां पर ये क्या पूछ रहा है, रोल ऑफ फोकलोर। फोकलोर का मतलब होता है इंडियन लिटरेचर का क्या रोल था, सिंबल्स का क्या रोल था इंडिया के जो रिवाइवल में होता है रीबर्थ है ना ऑफ नेशनलिज्म। तो आपके 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे तब इंडिया के कौन से सिंबल्स और लिटरेचर ने लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को अलाइव रखा। आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पर आपके जो नेशनल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो ट्राइकलर फ्लैग था, गांधी जी ने जो स्टार्टिंग किया उसके बारे में आपके यहाँ पर आएगा, ट्राइकलर फ्लैग के बारे में आएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग यहाँ भारत माता के बारे में आपको लिखना है। ठीक है ना, वंदे मातरम सॉन्ग जो इंट्रोड्यूस किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के थ्रू, उनके आनंद मठ के अंदर भी वो था। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। क्लियर बच्चा, ये चीजें यहाँ पर इंक्लूड होगी। इंडिया का जो सिंबल्स थे भारत माता को लेकर, ट्राइकलर फ्लैग को लेकर, ये चीजों को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। फोकलोर को लेकर कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर लिखेगी तो इसमें वंदे मातरम को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको इसमें लिखनी होगी, तब जाके आंसर आपका कंप्लीट होगा। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। देखो बेटा 31 का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ए एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर प्री रिक्विसाइट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। ये बात कर रहा है किसी भी एरिया में डेवलपमेंट देखना है आपको, है ना, फास्ट डेवलपमेंट, तो आपके लिए ये ऑलरेडी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट के। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि किसी भी एरिया के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरह से रोल प्ले करता है उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। वो क्या करता है, रोड की अगर हम बात करें तो वो फिल्टर का काम करता है, रेलवे लाइन से आपको कनेक्ट करता है। अगर आपके बहुत ज्यादा जो है, अगर वहां पर एयरपोर्ट्स हैं, मतलब यहाँ पर अगर जो एयरपोर्ट फैसिलिटीज भी हैं तो वो एरिया के अंदर जो है काफी ज्यादा फास्ट डेवलपमेंट होगा, है ना। आपका जो सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, वो ज्यादा कनेक्टेड है आपके एयरपोर्ट एरिया से। अगर यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट है तो आप इंडस्ट्रीज को जो है बहुत ही चीप जो प्राइस में आप उनको क्या दे पाओगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे पाओगे। तो ये सब चीजें वहां पर आएगी। ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि गुड्स का जो सप्लाई होता है, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, वो सब कुछ इन्हीं से होता है। तो ये चीजें आपको लिखनी है, थोड़ा सा आपको फीचर्स अच्छे बताने हैं कि ये इनका रोल ये करते हैं और इस करने से, ऐसा करने से ये डेवलपमेंट ऐसा होता है, ये बताना है। हम बात करें अगर बी वाले आंसर की, तो रोडवेज हैज एन एज ओवर रेलवेज। अगर बात करें कि रोडवेज का ज्यादा इंपोर्टेंस है रेलवे से, मतलब ये ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है, ऐसा ये बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो आपको इसको स्टेटमेंट को थोड़ा सही बताना है। तो रोडवेज क्या करता है बेटा, देखो सबसे बड़ी बात आपको इसकी रोडवेज की तारीफ करनी है कि एक तो सबसे बड़ी बात की जो रोडवेज होते हैं इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी लो के अंदर हो जाता है, जबकि रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी हाई होता है। ठीक है ना, ये किसी भी एरिया में लाइक अंड्यूलेटिंग एरिया के अंदर ही, मतलब उबड़ खाबड़ एरिया में भी इनको बनाना कंस्ट्रक्शन आसान होता है, जबकि रेलवे के लिए हमें प्लेन एरिया चाहिए होता है। ठीक है ना, और रोडवे जो है एज ए फीडर का काम करता है, फीडर जगह को भरने का। आपको अपने घर से जाना रेलवे स्टेशन तो आप रोडवे से जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरह के फीचर्स यहाँ पर आएंगे, आपको रोडवेज के बारे में बताना है, कंस्ट्रक्शन से लेकर क्या क्लाइमेट है, ऑल वेदर्स जो होते हैं ये काम करते हैं किसी भी एरिया में, इनको बिछाना आसान होता है रोडवेज को। ये पूछा है यहाँ पर, तो स्टेटमेंट आपको इसकी तारीफ करनी है यहाँ पर। क्लियर, चलो आगे हम बात करते हैं 32 के बारे में। क्या बोल रहा है, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये डेमोक्रेसी का जो है इसका ज्यादा डिमांडिंग क्यों है, सपोर्ट क्यों है। तो ये आपको स्टेटमेंट के बारे में लिखना है कि स्टेटमेंट को सही बताओ। डेमोक्रेसी क्या काम करता है बेटा, देखो डिसीजन मेकिंग होता है बहुत ज्यादा, लोगों मोस्टली जो कॉमन पीपल है उनका पार्टिसिपेशन होता है डेमोक्रेसी के अंदर। आप अपना रूरल इलेक्शंस के थ्रू इनको चूज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज है, तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखोगे। और एक और चीज अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है ना, ये सब चीजें यहाँ पर आएगी बेटा। क्लियर, तब जाके आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने रिगार्डिंग पॉइंट लिखेंगे तो आपके आंसर सही जा रहे होंगे। यहाँ पर बी आंसर देखो, बी ऑप्शन 32 का। तो डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सपोर्ट द स्टेटमेंट। अब डेमोक्रेसी क्या है, ये सभी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है कैसे, ये पूछा है। तो डेमोक्रेसी आपको बताया मैंने आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सोशियो इकोनॉमिक मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर हर चीज की इक्वालिटी होती है। तो हो गया है चीज यहाँ पर, ठीक है ना। तो इक्वल जो है चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इक्वल लेवल पर। यहाँ पर हर तरह के जो रिलीजन के लोग हैं, जेंडर कास्ट है, उनको इक्वल ट्रीट करने के रूल्स बनाए जाते हैं। इकोनॉमिक की अगर हम बात करें, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। जो यहाँ पर बहुत ज्यादा बीपीएल के अंदर आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया हुआ था, है ना। और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम को लेकर जो रूल्स बनाने का काम है, गवर्नमेंट सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करता है, सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आने वाली, बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसमें थोड़ा बहुत भी डेमोक्रेसी रिगार्डिंग लिखते हो कि डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है,
आप जो इंडिया में देखते हो वो सब चीजें इसका आंसर आएगा, है ना। देखो सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट, तो मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव प्लस थोड़ा सा नेगेटिव आपको बताना है यहाँ पर कि पॉलिटिक्स में थोड़ा सा डिसीजन डिले हो जाते हैं, ठीक है ना, काफी ज्यादा टाइम लगता है पॉलिसीज को अप्लाई होने में, लार्ज पॉपुलेशन है तो थोड़ा सा इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो स्लो होता है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज है वहां पर ज्यादा होता है। तो ये थोड़ा आपको रेट करके लिखना पड़ेगा इस वाले आंसर के अंदर। ओके बच्चा, नेक्स्ट हम बात करते हैं 33 के बारे में। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर लिखने हैं। तो आपको इम्पैक्ट के अंदर देखो धारणा नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर यहाँ लिखना क्या था, इम्पैक्ट पूछ रहा है, जबकि नीचे वाले में क्या बोल रहा है, एनालाइज द वे टू मेक द ग्लोबलाइजेशन फेयर। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन फेयर कैसे होना चाहिए वो तरीके पूछ रहा है। तो देखो इम्पैक्ट के अंदर आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिख सकते हो। यहाँ पर इम्पैक्ट पूछ रहा है, आप दोनों इम्पैक्ट हुए हैं। नेगेटिव की बात करें तो इससे ओनली रिच लोगों को ही फायदा हुआ है, तो जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ही फायदा हुआ है ना बेटा। जो आपके काफी अच्छे ऑलरेडी अच्छी कंडीशन में जो यहाँ पर जो रिच कस्टमर है उनको फायदा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह के यहाँ पर जो ये नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है ना। और जो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, पॉजिटिव की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के आने से जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत सारे ऑप्शन मिल गए, वैरायटी ऑफ गुड्स मिल गई है उनको यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा वैरायटी आई ग्लोबलाइजेशन के आने से, ठीक है ना। अब उनके प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज में भी जाकर बिक सकते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर आप लिखोगे, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों आएगा इसके अंदर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया के अंदर ए के अंदर। बी की बात करें तो अब ग्लोबलाइजेशन को फेयर करने के लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट्स को जो है रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है ना। फेयर देखो वेज टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर, लोगों को यहाँ पर जो है थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, साथ ही यहाँ पर जो है लोगों को एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना, ताकि लोग ग्लोबल जो है ग्लोबलाइजेशन मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में आते हैं, तो उनको एक प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि रिच के साथ में पुअर लोगों को भी इसका प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि हर सेक्शन को इसका फायदा होना चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पर आएगी, ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो रिच लोग हैं उन्हीं को फायदा हो रहा है, बाकी जो पुअर सेक्शन है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको नुकसान हो जाएगा। तो एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन गाइडेंस के थ्रू ही चीजें इंडिया में अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। ये 33 का आंसर है। क्लियर, आगे चलते हैं बात यहाँ पर 34 का देखो बेटा, सेक्शन ई की हम बात कर रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये पैसेज दिया हुआ है मार्केट ऑफ गुड्स, इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग है। यहाँ पर ये पैसेज को रीड करना है और आपको आंसर्स देने। आंसर्स देखो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, हाउ वाज द मार्केटिंग ऑफ गुड्स डन इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। अब ये पूछ रहा है कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स जब थे यहाँ पर तो मार्केटिंग कैसे की गई। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है आपका। हाँ बच्चा देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, मतलब इंडिया में कैसे ब्रिटिशर्स ने मार्केटिंग, हिस्ट्री से क्वेश्चन है आपके ये। अब इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स ने मार्केटिंग करने के लिए क्या किया, देखो यहाँ पर द लेबल वाज आल्सो मार्क इन क्वालिटी व्हेन बायर्स सॉ द मेड इन मैनचेस्टर। उन्होंने यहाँ पर ये इम्प्रिंट कर दिया है ना, बोर्ड एंड लेबल वाले फॉर्म में। तो लगता है कि उनको इतना अच्छा लगता था कि हम लोग वहां फॉरेन के कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से देखो दे अपीयर द न्यूज़पेपर्स, और उन्होंने ब्रांडिंग को एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेल करना स्टार्ट किया, है ना। स्ट्रीट वॉल्स टेलीविजन की स्क्रीन पर वो बार बार उन चीजों को दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने गुड्स को सेल करना स्टार्ट किया इंडिया के अंदर। ये चीज इसके अंदर आंसर के अंदर आएगी। देखो इसका सेकंड वाला जो है, हाउ वर द न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटेड थ्रू द एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल इंडिया। कैसे वो लोग एडवर्टीजमेंट, न्यू कंज्यूमर जो थे मतलब न्यू कस्टमर की बात करें, वो कैसे क्रिएट किए गए आपके एडवर्टीजमेंट के थ्रू। यहाँ पर भी सेम कुछ चीजें आने वाली है। स्टार्टिंग में देखो आप यहाँ पर ये है ना, इन शेपिंग ए न्यू कंज्यूमर्स कल्चर व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्री बिगेन द सेलिंग क्लोथ इन इंडिया दे पुट लेबल ऑन द क्लोथ बंडल। तो उन्होंने यहाँ पर जो लेबल लगाया, और लेबल कौन से थे, मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन इंडिया के भी स्टार्टिंग में इन्होंने यहाँ पर लेबल लगाए थे बच्चों। ओके, तो ये चीजें यहाँ पर आपके आंसर के अंदर आएंगी। इसका थर्ड वाला देखो, आइडेंटिफाई द मैसेजेस कन्वे थ्रू द एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आपके कौन सा मैसेज कन्वे किया गया आपके इंडस्ट्री के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर देखो ये चीज था, दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल एंड क्रिएट द न्यू नीड्स। अब नीड्स की वो लोगों के दिमाग में ये चीजें कर रहे थे कि आपको इस प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इस तरह का शो कर रहे थे। देखो ये रहा ना यहाँ पर ये चीज, एडवर्टाइजमेंट मेक प्रोडक्ट्स आप ये डिजायरेबल एंड नेसेसरी। वो उनको इस तरह से अपीयर करवा रहे थे कि आपको इसकी सख्त जरूरत है, यूज करना पड़ेगा आपको इसको। ओके बच्चा, ये इसका आंसर होगा यहाँ पर। क्लियर, तो 34 के तीनों आपके आंसर्स डन होने चाहिए, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखो बच्चा 35 में क्या बोल रहा है, ये जो पैसेज है कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर रहा है। पैसेज सबको रीड करना है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है। वाई सस्टेनेबल एनर्जी ए की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका मेन रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो देखो ध्यान रखना है आपको,
जो आपके जो रिसोर्सेज हैं, देखो यहाँ पर ये चीज है, वी हैव टू अडॉप्ट द कॉशियस अप्रोच टू जुडिशियल यूज ऑफ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। आपके जो रिसोर्सेज वो बहुत कम बढ़ेगा, तो हमें बहुत तरीके से इनका यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक और चीज सबसे बड़ी बात यहाँ पर, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कन्वर्जेशन और इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि आपके जो जो अगर हम बात करें सस्टेनेबल जो एनर्जी रिसोर्सेज उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, और वो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो ढूंढना पड़ेगा, पुराने वाले तो खराब होते जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, क्लियर। चलो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, वाई इज द कंजप्शन ऑफ एनर्जी राइजिंग इन ऑल ओवर द इंडिया। अब जो एनर्जी का जो कंजप्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है बच्चा वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको उनकी जो डिमांडिंग है वो भी ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पर ये चीज है, देखो क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंस के बाद नेसेसरी रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल, एज अ रिजल्ट कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज बीन स्टेडीली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। तो ये सब बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इन सबका जो है वो ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, और इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए इंडिया में अंदर एनर्जी का जो कंजप्शन है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनर्जी एक्सप्लेन एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। क्या बोल रहा है कि एनर्जी को बचाना है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। लास्ट में देखो आप इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है, ये चीज है, क्या करना है, स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइस इन द यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एटलीस्ट एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस। आप एनर्जी को जितना बचाओगे यहाँ पर वही चीजें यहाँ पर आपके होने वाली है, ओके। ओके बच्चा, यहां पर ये चीजें हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एनर्जी को जितना बचाओगे उतना ही वो आपकी सेविंग करना, मतलब उसको बनाना है एक तरह से, क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ बच्चा क्वेश्चन नंबर 36 है, पैसेज है ये भी आपके, देखना है इसको क्या दे रखा है, अब डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। अब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, सिविक्स से है, सिविक्स वाले से आया है ये क्वेश्चन आपके। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, एक्सप्लेन द डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। आपको डेफिनेशन लिखना है डिसेंट्रलाइजेशन का, यहाँ मिल जाएगा आपको डेफिनेशन, अगर नहीं भी मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम दी, कहां से लिया हमने, सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट से। तो जहां पे हमने पावर लिया है, मतलब आंसर क्या होना चाहिए, आपने पावर को लिया सेंट्रल से और स्टेट गवर्नमेंट से, और किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, लोकल लेवल पर, पंचायती राज वाला चीज है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको उसका डेफिनेशन लिखना है कि क्या रोल प्ले करता है ये। आगे तो देखो इसका, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आपको इंपोर्टेंस बताना है कि क्या करता है। देखो बड़ा सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, एट द लोकल लेवल इट इज द पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, दिस हेल्प टू इनकलकेट ए हैबिट ऑफ, इनकलकेट होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेट, कि वो डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ओके बच्चा, ये चीज का आंसर होगा, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, डिस्क्राइब एनी टू स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। अब इंडिया ने डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाने के लिए जो है क्या स्टेप लिए। सबसे बड़ी बात, आपके यहाँ 73 अमेंडमेंट्स होता है 1992 के अंदर, ठीक है ना, वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, ध्यान रखना आपको यहाँ पर। तो ये चीजें गवर्नमेंट डिसीजन लिया है, और देखो व्हेन पावर टेकन, ये डेफिनेशन थी इसकी यहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया, पंचायत इन विलेजेस एंड म्युनिसिपलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेटअप इन ऑल स्टेट्स, तो ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक है ना। एंड आगे, these were directly under the control of the state government, elections to these local government were not held regularly। ये पहले नहीं था, है ना, पर अब रेगुलरली पहले नहीं थे, पर अब इलेक्शंस होंगे यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो इसमें क्या क्या लिखना है आपको बच्चा, कि आपका 73 अमेंडमेंट्स हुआ था 1992 के अंदर, और जो पावर है वो कहाँ कहाँ दी गई आपको, सेंट्रल से लेकर और यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर किसको दी गई, आपके लोकल लेवल पर। ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ लिखने हैं, क्लियर। ये वाला इसके अंदर नहीं है, आप लिख सकते हो इसको अपने अकॉर्डिंग भी, क्लियर। हाँ बच्चों, अगला सेक्शन है जो हमारे सामने है वो है एफ सेक्शन। यहाँ पर आपको जो है मैप अटेम्प्ट करना है। देखो यहाँ जो क्वेश्चन 37 है उसके हम लोग यहाँ पर देखो जो है आपको इसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले तो स्टार्टिंग के सेक्शन है यहाँ पर ए और बी, ठीक है, और जो आपका जो बी वाला सेक्शन है इसमें यहाँ पर जो है एनी 3 आपको फिल करने हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, 4 है यहाँ पर। तो देखो पहला वाला जो है द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था सितंबर 1920 के अंदर, वो कहाँ पर हुआ था। तो आपको आंसर पता होना चाहिए वो कहाँ पर था बच्चा, कोलकाता। तो आपको कोलकाता फिल करना है मैप में। सेकंड की हम बात करते हैं, पहले मैंने देख लेते हैं कौन से स्टेट के अंदर आ रही है। द प्लेस वेयर दी महात्मा गांधी ब्रॉक द सॉल्ट लो। आपको याद है गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से कहाँ पहुंचे थे, दांडी, है ना, ये कोस्टल विलेज है। तो आपको ये चीज फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको 3 फिल करने हैं। तो हम लोग देखते हैं हीराकुंड डैम कहाँ पर है आपका, या आपका आ गया उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तारापुर की बात कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र, ओके। पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है ये, तो ये आपका, ये भी आपका महाराष्ट्र आ गया। पारादीप सी पोर्ट्स की बात कर रहा है, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, आपको ओडिशा के अंदर।
क्लियर। तो हम लोग चलते हैं, देखो यहाँ पर पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पर ए के अंदर देखना आपको आईएनसी का जो सेशन था वो आपके कहाँ पर हुआ था बच्चा, वो आपके हुआ था कोलकाता के अंदर। क्लियर, आपको ये कोलकाता यहाँ पर फिल करना है, ए ऑप्शन ये रहा आपका। क्लियर, उसके बाद बात करना है आपको दांडी मार्च फिल करना है, बी है ये, जहाँ पर गांधी जी ने जो है सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। तो हम देखते हैं इसको, आपका दांडी आपका यहाँ पर, ये कोस्टल विलेज है। क्लियर, यहाँ पर दांडी रहेगा आपका। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं हीराकुड डैम के बारे में। ठीक है, हीराकुड डैम आपको मिलने वाला है यहाँ पर उड़ीसा के अंदर, ये यहाँ पर। क्लियर, ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं, आपका सेकंड कौन सा है, सेकंड है आपका तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तो आपको मिलने वाला है महाराष्ट्र में यहाँ पे। क्लियर, ये आपका सेकंड वाला हो गया। इसके जस्ट नीचे ही आपका जो है, आपके यहाँ ध्यान रखें आप, यहीं पर आपका है पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है थर्ड वाला, तो ये आपके यहाँ पर आएगा बच्चा थर्ड। क्लियर, जस्ट ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के जस्ट यहीं पर ही पुणे। ओके, लास्ट हम देखते हैं, लास्ट कौन सा है, पारादीप सी पोर्ट। तो पारादीप सी पोर्ट्स की हम बात करें तो पारादीप सी पोर्ट आपका है यहाँ पर। क्लियर, ये आपका फोर्थ वाला है। तो ये इस तरह से आपका लास्ट सेक्शन जो था एफ मैप का 5 मार्क्स का है यहाँ पर, ये है ना। आई होप आपको बहुत चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो गई, फिर जो डाउट्स थे माइंड के अंदर कि कौन सा क्वेश्चन गलत गया है, कौन सा क्वेश्चन सही गया है। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है, तो आप सेशन को लाइक करें, और कुछ भी डाउट्स हैं आपको आपके जो एग्जामिनेशन से लेकर इस पेपर से रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें, मैं आपके रिप्लाई करूंगा। ओके, एंड ये सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।